नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज देश का सवाल में बातचीत होगी पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक, जब रामनवमी पर देश में जो चिंगारी भड़की है उसको लेकर। इसकी आशंका पहले से ही कुछ राज्यों में थी, बावजूद इसके प्रशासनिक लापरवाही कहें या उपद्रवियों की हिम्मत, जिन्होंने माहौल खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि कल ही नहीं बल्कि आज भी जमकर बवाल हुआ है, खासकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में। बंगाल से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक जबरदस्त बवाल ही बवाल देखने को मिला। हावड़ा, वडोदरा, मुंबई, जलगांव, संभाजीनगर और बिहार के सासाराम में भी कोहराम मचा। अब सवाल उठता है कि आखिर उपद्रवियों के पीछे कौन खड़ा है? उपद्रवी मोहरा है, चेहरा कौन है? 24 में चुनाव है, क्या इसलिए तनाव है? क्या ये सब तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हो रहा है? आखिरकार ये सब कब तक चलेगा? क्या राजनीति के नाम पर इस देश में कुछ भी होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बवाल को लेकर सियासी सवाल जवाब जो हुए, एक बार उस पर। একজন গুন্ডা বলছেন টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। আমি সবাইকে বলবো শান্তিতে अन्नपूर्ण पूजा पालन करुन। केवल हावड़ा नहीं, दालकोला और हावड़ा, ये दो जगह तो भयंकर हुआ। पूरे बंगाल में भय का वातावरण बना हुआ था और मुस्लिम समाज एग्रेसिव थे और वो डिक्टेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस रूट से जाए। मैं समझता हूं ममता बनर्जी जो खुद भाषण दे रही थी, वो देश को शर्मसार करने वाला है, देश के सनातनियों को शर्मसार करने वाला है। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने कई अखबारों में आज देखा कि सलाखों में सौहार्द और सड़कों पे उन्माद, ये सबक भी है और संदेश भी है, उन उन्मादियों के लिए भी और उन लोगों के लिए जो इस तरह के सांप्रदायिक उन्मादियों के प्रोटेक्टर्स हैं। देश के सौहार्द और देश की एकता के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की जो आपराधिक साजिश है, उसको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। हम अपने पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है? क्या एजेंडा के तहत धार्मिक उत्सवों में बवाल मचवाया जाता है? पहला, बार बार शोभा यात्रा के दौरान आगजनी और पत्थरबाजी क्यों होती है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति उपद्रवियों को बढ़ावा देती है? धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटी कब तक सेकी जाएगी? ये 3-4 मूलभूत सवाल है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ सौरभ सिकंदर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। पवन सिन्हा सर, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी से हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विजय उपाध्याय होंगे, टीएमसी स्पोक्सपर्सन। शुरुआत करूंगा, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु पवन सर है। पवन सर, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है और सारा कंसंट्रेशन रामनवमी पर ही होता है। दिल्ली देख लीजिए, ऐसा नहीं है बंगाल है, बंगाल में तो चरम पर है आज। आप गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए, बिहार देखिए, रामनवमी पर ही इतना बवाल क्यों है?
दरअसल एक बड़ी भारी समस्या ये है, पहली बात तो रामनवमी पे जुलूस निकलता है। दूसरी समस्या ये है कि कुछ लोग राम जी से अदावत कर बैठे हैं। उनको ये लगता है कि उनकी जो पोजीशन खराब हुई है देश के अंदर, या उनकी जो पॉलिटिक्स खराब हुई है देश के अंदर, या जो उनका पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म हुआ देश के अंदर, वो राम जी की वजह से हुआ। इसलिए वो राम जी के जुलूसों पर ज्यादा गुस्सा निकालते हैं। बंगाल में कोई आज से नहीं हो रहा, लगभग 10 साल पहले भी आप देखिए कितना बड़ा सिंगूर में जो भी कुछ हुआ वो, और बहुत सारे इलाकों में ऐसा हुआ, जहांगीरपुरी में वैसा हुआ। अभी भी देखिए जहांगीरपुरी में क्या स्थिति है, इतना पुलिस मार्च एक जुलूस के लिए, और ये भी उस देश में जहां बहुत सारी कम्युनिटी साथ मिलकर रहना चाहती हैं, साथ मिलकर रहती आई हैं। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो ये जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन चल रहा था, एक तुष्टीकरण चल रहा था, लोगों को ये लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति अब खत्म हो गई है, अब राम जी की राजनीति शुरू हो गई है। वो लोग राम जी से गुस्सा निकालने के लिए जगह जगह राम जी के जुलूसों पर अटैक करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। ठीक है, पवन सर आ रहा हूं आपके पास। एक बार हमारे साथ सौरभ सिकंदर जी भी हैं। सौरभ जी, बंगाल में हमेशा ये रहता है और दो फ्रंट हैं जो आमने सामने रहते हैं। अभी तक तो विधानसभा का चुनाव था, वहां तक की राजनीति समझ में आती थी। क्या अभी से ही काउंटडाउन मार दिया जाए 24 का, कि लोग अपनी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा का काउंटडाउन तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है, ये बंगाल वासियों का जो दृष्टि है इसको दूसरे तरफ मोड़ने का ये प्रयास है। पिछले कुछ महीनों से आप लोगों ने दिखाया है, पूरा देश देखा है कि कैसे ये चोरों का सरकार चल रहा है। हर हफ्ते किसी ना किसी के घर से पैसा बरामद होता है, किसी के घर से OMR का शीट बरामद होता है, नौकरियां बेचे जा रहे हैं, लोग धरने में बैठे हुआ है। तो जो सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट जीरो में आके ठहर गया है। इसीलिए और रामनवमी के दिन ही ये परिकल्पना पूर्वक जो ठीक है, आ रहा हूं। विजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता टीएमसी की ओर से हमसे जुड़ गए। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था। लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये पोलराइजेशन वाली राजनीति है, मुख्यमंत्री आप, लॉ एंड ऑर्डर आप, उसके बाद भी ये समस्या कैसे उत्पन्न हो जा रही है, और कौन है वो लोग जो ये कर रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि किसी भी धर्म को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। तो रामनवमी का जुलूस निकलेगा, शांतिपूर्ण से निकले, सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। वो ऐसा हुआ, बीरभूम में जुलूस निकला, उसमें बीजेपी और टीएमसी के लोग एक संग निकले। वहां पर हावड़ा में भी हमारा मानव जायसवाल के नेतृत्व में रामनवमी का जुलूस निकला, बहुत सुंदर ढंग से निकला। लेकिन हावड़ा में जो किसी बेसिस पे बात हो रही, भाजपा के लोगों ने जुलूस निकाला, शांतिपूर्ण की जगह उनका स्लोगान बड़े उल्टे तरह का था। मुस्लिम इलाका में भड़काऊ बातें माइक में बोलना, इसके चलते ये घटना कल घटी। और पूरे बंगाल में भाजपा के नेता लोगों ने भी कहा, मैं आपकी बात मान लेता हूं, 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कि भड़काऊ भाषण भी दिए गए, सब कुछ किया, मैं मान गया। पुलिस क्या कर रही थी? डीएम, एसएसपी, एसपी, एसडीएम क्या कर रहे थे? मैंने उनकी आपको पता था कि ये होने वाला है, ममता दीदी तो कह रही थी। तो उसके बाद तो प्रशासन को इतना टाइट रखना चाहिए था कि ये सारी चीजें ना होती। हम बोले थे कि आप अपना धर्म पालन करें, हम हिंदू अपना धर्म पालन करें, मुसलमानों का पर्व है, वो लोग रमजान पालन करें, किसी को कोई असुविधा ना हो, यही कहा गया। लेकिन उनको तो दंगा करना था, उन्होंने इच्छा। देखिए, 35 लोग अरेस्ट हुए हैं, कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, किसी एक धर्म को अरेस्ट करने वाली बात नहीं है। जो भी आता, जिसने भी काम किया हमारा पीटी आग लगाने का, वो सभी अरेस्ट होंगे और कोई बख्शा नहीं जाएगा। आज भी तो हुआ विजय जी ना, आज भी तो हुआ। चलिए, रामनवमी को तो मान लिया, क्यों हुआ ये तो जांच का विषय, लेकिन आज फिर दोबारा कैसे हो गया? 144 धारा लागू हुई है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। मैं ऑफिशियल ममता बनर्जी का जो बयान है
कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी धर्म। ठीक है, आ रहा हूं इसका जवाब देंगे। 144 धारा होने के बावजूद आज भी हावड़ा में कुछ भाजपा कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़ क्यों हुआ? देखिए, आप लोग चाह रहे हैं कि कुछ मैं ऐसा बोलूं कि जो आप चाहते हो, तो मैं वो बोलने वाला नहीं। ठीक है ना? ठीक है, आ रहा हूं। जो भी है आ रहा हूं, एक मिनट सिकंदर साहब आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, एक बार से ये जवाब हमारे साथ है और हमारे साथ बहन राजू दास भी जुड़ गए। आ रहा हूं, उपाध्याय जी आ रहा हूं, एक बार से ये जवाब पास से जवाब कहां समस्या आ जाती है? ये पॉलिटिकल लड़ाई है या फिर धार्मिक उन्माद है? रजत भाई, पहले तो इस घटना की मैं निंदा करता हूं और ये घटना बेइंतहा निंदनीय है। चाहे आप देखिए गुजरात के अंदर ये घटना हुई हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हुई हो, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर हुई हो, ये घटनाएं बहुत तकलीफ देती हैं और देश की छवि को भी खराब करती हैं। चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, बहुत मतलब दिल को तकलीफ देने वाली घटना है। लेकिन हमें रजत भाई सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को देखना चाहिए जिसमें उसने राज्य सरकारों को और सरकारों को नपुंसक कहा है। जब राजनीति के अंदर धर्म का इस्तेमाल होगा, जब सार्वजनिक मंचों से सांसद विधायक खड़े होकर के चाकू तेज करने की, गोली मारो की बात करेंगे, तो इस तरीके की चीजें होना फिर क्या दिक्कत रह जाएगी? ऐसी तो चीजें फिर लाजमी होंगी। जब चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायक यहीं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे कई दफा देखिए क्या क्या नारे लगते हैं, तो वो हो गया ना। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मैं कह रहा हूं आज की बात नहीं लूंगा, अब वो भी कहेंगे 10 साल पहले क्या हुआ था, और अब मैं 90 पे जाऊं, वो 70 पे जाऊं, उससे क्या? मैं आज की घटना की बात कर रहा हूं कि अगर एक शोभा यात्रा निकल रही है तो जरूरी है कि आप उसमें उन्माद करेंगे। मैं बात मुकम्मल कर लूं अपनी रजत भाई, आपकी अगर इजाजत हो? करिए। आप अगर पश्चिम बंगाल को कह रहे हैं तो गुजरात सरकार को भी तो कहिए। गुजरात सरकार के क्या ना, मतलब जो गुजरात सरकार ने अपना ढोल पीटती है कि गुजरात मॉडल के नाम पर, क्या गुजरात के अंदर घटनाएं नहीं हुई? मैं गुजरात की भी बात कर रहा हूं, मैं बिहार की भी बात कर रहा हूं, मैं पश्चिम बंगाल की भी बात कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र और बिहार सब की बात कर रहा हूं। लेकिन जहां जहां घटना हुई, घटना होने के बाद प्रशासन सख्त था। पश्चिम बंगाल में आज भी घटना हो रही है। आप नहीं, और हम आपको और बता दें, ये बताइए कोई गाइडलाइंस अगर दी जा रही हैं तो उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी नागरिकों को भी होगी और उसको करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की भी होगी। गाइडलाइंस से आया तो राजूदास जी, मैं राजूदास जी, रामनवमी पर शोभा यात्रा से इतनी दिक्कत क्यों है? इसका जवाब दीजिए। हर जगह ऐसा नहीं, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में भी दिक्कत है, महाराष्ट्र में भी दिक्कत है, बिहार में भी दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है शोभा यात्रा से। पवन सर ने, आप क्योंकि थोड़ा 5 मिनट लेट आए, पवन सर ने कहा कि राम से ही दिक्कत है क्योंकि राम ने राजनीति बदल दी और कई लोगों का जो रसूख था वो भी खत्म कर दिया, इसलिए ये सारी दिक्कत है। इसलिए हंसी आती है क्योंकि से लोगों को तकलीफ सनातन संस्कृति से है, हिंदुओं से है, रामनवमी से है, जन्माष्टमी से है, होली से है, दीपावली से है। आप समझ सकते हो, एक कौम है जो लगातार हलाला कराता है, हत्याएं करती है और उसको रंग से तकलीफ होती है, करे रंग देखकर डर जाता है। दूसरे तरफ देखिए आप, हम जिस प्रकार से ईद बकरीद में समन्वय बनाकर सहयोग करते, समर्थन करते, कहीं भी किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करते, उनके साथ रहते, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलते हैं। लेकिन ठीक है, वापस आएंगे आपके साथ। पवन सर, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। इसका इलाज क्या है? रजत भाई, एक मिनट में जवाब में एक मिनट आ रहा हूं। पवन सर, इसका इलाज क्या है? जब मुख्यमंत्री ममता दी खुद ही कह रही है मुझे मालूम है ये होगा, वो तो सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी ने 1 महीने से प्लानिंग कर रखी थी। तो इसका इलाज क्या होगा? हर बार शोभा यात्रा पे इंतजार करें कि उन्माद होगा? एक शोभा यात्रा नहीं निकल सकती इस देश में।
पवन सर, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, कहीं ना कहीं सभी लोगों को सोचना चाहिए कि हिंदू कम्युनिटी को भी तो ये बुरा लगता होगा कि अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए वो 36 जगह से परमिशन ले और उसके बाद परमिशन ना मिले, उसको 144 लगा दी जाए और उसको कमरों के अंदर बैठना पड़े उस शोभा यात्रा के लिए जो कई सदियों से निकाली जा रही है। ऐसा तो अंग्रेजों के समय पर भी नहीं हुआ। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है ये कि जगह जगह कमेटियां बनी, लोग इसके साथ जुड़े। जिसके अंदर धारदार हथियार लेकर के लोग पहुंच रहे हैं और एक तरीके का नारा लगा रहे हैं, जरूरी ये है कि हमें जवाब में एक बार कंप्लीट करने दीजिए ना, क्या करना पड़ेगा। लोग इसमें बैठे, लोग इसमें ज्वाइन करा दे, लोग सब मिलकर सौहार्द बनाने की कोशिश करें, यात्राओं में मुसलमान के साथ चले, आगे और पीछे मुस्लिम भाई बहन हमारे साथ चले, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। और इसको हम सीधे एडमिनिस्ट्रेशन पे सौंप रहे हैं और उस एडमिनिस्ट्रेशन पे सौंप रहे हैं जिसमें परेशानियां होती हैं पंडालों के अंदर और गिरफ्तार भी हिंदू ही हो जाता है। तो उसमें एब्सोल्यूट एक डिसीजन लेते हैं। अच्छा, ये तो भारत की बात बता रहा हूँ, नेपाल में क्यों हुआ कल ऐसा, उसके बाद आज पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ। तो आप देखिए कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शिकार तो नहीं हो जा रहे हैं। उसके बाद हथियार धारदार लेते हुए अगर आप जाते हैं कि ऐसी इजाजत हमारा कानून देता है, हाँ या ना। हिंदू भाई बहनों के साथ खड़े हो, हम अपने हिंदू भाई बहनों के साथ आप जवाब नहीं देंगे, समस्या यही है ना। हम अपने उनका सहयोग ना सरकार से सवाल कर पाएंगे आप, प्रशासन और हिंदू मुस्लिम के सरकार से सवाल होगा नहीं होगा। राजनीति लाई ना जाए, जिस दिन राजनीति लानी बंद हो जाएगी, जिस दिन मुसलमान भाई बहन साथ खड़े होकर रामनवमी के जुलूस में चलने लगेंगे। अरे राजनीति के अंदर धर्म का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं, कौन हिंदू मुसलमान कर करके अपनी सरकारें बनाने, कौन मस्जिद और मंदिर के नाम पर अपनी सरकार बना रहे हैं, किसने नहीं देखा, कौन नहीं जानता, कोई ढकी की बात थोड़ी ना है। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ साथ बहुत सारे जो एक्स्ट्रा पॉलिटिकल पार्टीज के, अरे सब जानते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू मुसलमान करा करके राजनीति के अंदर सत्ता की रोटी सेकने में एक्सपर्ट है, वो सभी लोग जानते हैं। किसके पास ऐसे सांसद हैं भड़काऊ बयानबाजी देते हैं, किसके पास उपाध्याय जी के पास वापस जाना पड़ेगा क्योंकि सारा कंसंट्रेशन इस समय पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जवाब में आ रहा हूँ, पवन सर आ रहा हूँ, एक मिनट उपाध्याय जी के पास वापस। उपाध्याय जी, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी कह रही है ये सब प्रायोजित है, ममता दीदी ने एक कम्युनिटी को इतनी शय दे रखी है अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए कि ये हर बार होता है। ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री, कोई भी उत्सव हो वह उत्सव को बढ़ावा देती है। हम लोगों को इंस्ट्रक्शन था कि राम नवमी का प्रोग्राम आप लोग कीजिए, आप लोग भाग लीजिए, आप लोग भाग लिए प्रत्येक जिला में, प्रत्येक अंचल में। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, कंसेप्ट बन गया है। आप चाह रहे हैं, भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि यह दंगा और ममता बनर्जी मिल के रहो। क्या हम हिंदू नहीं है, हमारे राम नहीं है, लेकिन हम किसी को रमजान में उपवास न करें, रामनवमी का विरोध आप क्यों करते हैं? मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो ये शोभा यात्रा निकल रही थी, इस शोभा यात्रा ने उकसाया, शोभा यात्रा ने उन्माद फैलाया, उसके जवाब में ये कार्रवाई हुई, आप ये कह रहे हैं? राम जी के नाम से यहाँ संत बैठे हैं कि राम जी ने कभी कहा है कि रिवॉल्वर ऐसे हाथ में लेके जुलूस में चलो। सिकंदर जी, कौन रिवॉल्वर लेकर चला? तो कह रहे थे साहब शोभा यात्रा में लोग रिवॉल्वर लेकर चल रहे हैं, हाथ में हथियार लेकर चल रहे हैं, ये कौन सी शोभा यात्रा थी? उसमें हाथ में तमंचा था। कोई उच्च महोला का बिल्डिंग के ऊपर से जो लोग पथराव किए, जिसका वीडियो फुटेज उपलब्ध है, आज तक क्यों लोगों को गिरफ्तार नहीं करता है, जा रहा। दूसरी बात है, क्या रामनवमी के दिन मुख्यमंत्री धरना में बैठे, अगर धरना में बैठना चाहते, ईद के दिन भी बैठना चाहते, क्या ईद के दिन मुख्यमंत्री धरना में बैठेंगे? तो रामनवमी के दिन ही क्यों इतना पाबंदी लगाया? नहीं, ये हथियार वाली बात कहां से आई? सिकंदर जी जरा सा क्लियरिटी दीजिए। उपाध्याय जी कह रहे हैं शोभा यात्रा में हथियार था, वो ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर।
लेके तो हमला करने आए थे, वो लोग हथियार लेके आए थे। हमारा तो शोभा यात्रा चल रहा था, जैसे शोभा यात्रा होता है हमारा ऐसे चल रहा था। जो हथियार लेके आए थे वो तो बाहर ही थे, तो वो बाहर ही कैसे हुए, पुलिस के बंदोबस्त कैसे हुए? ये ममता बनर्जी को सबसे पहले मानना चाहिए, क्योंकि इस राज्य के होम मिनिस्टर भी वो है, पुलिस मंत्री भी वो है। कि एक शोभा यात्रा जो पुलिस परमिशन से लेते हुए चल रहा है, वहाँ पे बाहर से हथियार लेके कैसे उसके लोग आ सकते हैं? आर्थिक सहायता न देना, उनको परेशान करना सरकार को, विरोधी दल के, उसके प्रतिवाद में आंदोलन रामनवमी के दिन बैठी, इसलिए कि शुभ मुहूर्त में 24 में मोदी जी के सरकार को गिराया जा सके। ठीक है, आ रहा हूं आपके साथ एक बार महंत राजू दास जी के साथ। राजू दास जी, ये समस्या क्या है और इसका आ रहा हूं जवाब में, 1 मिनट। महंत राजू दास जी, ये समस्या क्या है? हिंदू त्योहारों पर ही ये शोभा यात्रा खास तौर से और रामनवमी, इसी दौरान ये उन्माद क्यों मचाया जाता है? देखिए, पहले तो मैं आपको कोट आभार दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि रामनवमी की ढेर सारी बधाई, मंगल कामना। कष्ट इस बात की है कि पूरा देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ चल रहा है, लेकिन कट्टरपंथी मानसिकता टाइप के लोग हैं जो बड़े ओहदे पे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वो एक कौम को आगे बढ़ाना और सनातन को गाली देना आम। पूछता हूं उनसे, अभी टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कह दिया कि असलहा लेकर, तलवार लेकर रामनवमी में जाना, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव करना, ये अच्छी बात नहीं है, तो क्या करेगा? नारे हो तकदीर, अल्लाह अकबर करे, क्या उस पर आप सवाल नहीं उठाते? कभी कभी आप सवाल नहीं उठाते, कभी उस पर चर्चा नहीं होती, कभी उस पर बहस नहीं होती। जिस प्रकार देश में पर्व इस्लाम त्योहार को कंधे से कंधा मिलाकर मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं दंगे नहीं हुए, क्यों नहीं दंगे हुए? क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में मुसलमान नहीं है क्या? ये ठीक है, विजय उपाध्याय जी, राजू दास जी पूछ रहे हैं कि अगर शोभा यात्रा में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसमें आपत्ति किस बात की है? एक बार अनम्यूट करिएगा उपाध्याय जी। उपाध्याय जी एक बार अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आ रहा हूं। जवाद भाई, अब शोभा यात्रा में लोग जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? राजू दास जी कह रहे हैं और क्या बुलवाएं बताइए? नहीं, खूब बोले, खूब बोले, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, जो लोग तलवारें लेकर के, हथियार लेकर के और आपत्तिजनक ऐसे ऐसे नारे जाकर के लगा रहे हैं, क्या उसके लिए जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं लेगा? ये कहां की यात्राएं हैं जो एक धर्म समुदाय को आकर के बड़ी ऐसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रही हैं और खास तौर पे जाकर के प्रवोक कर रही हैं? इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है रजत भाई। और हमारे पास तो देश के ऐसे तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं जो कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं कि कौन से लोग किस तरीके के हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसी शक्ति है जो कपड़ों से जो है उन लोगों को पहचान लेती है कौन दंगाई है कौन नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब आप समझ लीजिए, इसकी गंभीरता को समझिए। क्या है जवाब में एक पवन सर के पास जाए। पवन सर, ये जो बातें हैं इसमें देखिए दो चीजें निकल रही हैं, आप पैनल में भी देखिए। तो एक तरफ लोग इस बात को कह रहे हैं कि साहब शोभा यात्रा में ये खलल क्यों है, दूसरी पक्ष कह रहा है कि साहब शोभा यात्रा में तलवार लेकर और अगर तमंचा लेकर आप जाएंगे, उकसाएंगे, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? पवन सर देखिए, पहली चीज मेरा इसमें स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर सरकार को, प्रशासन को कहीं भी ऐसे लोग मिलते हैं जो धार्मिक सौहार्द खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, 144, 153 या बाकी धाराओं में वह कहीं कोई गलतियां कर रहे हैं जिससे राष्ट्र के सामने कोई संकट उत्पन्न हो सकता हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें पकड़ ले
उन्हें पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नियम को फॉलो नहीं करते हो आप। लेकिन वहां पर क्या हुआ, बंगाल में क्या करते हैं, वेट करते हैं, लंबे समय तक वेट करते हैं। अगर उन्हें सब कुछ इतना पहले से पता था तो प्रोएक्टिव क्यों थी गवर्नमेंट, उन्हें पकड़े। उस भीड़ में यह भी तो हो सकता है कि हिंदू ना हो, उस भीड़ में ऐसा भी तो हो सकता है एसआई के एजेंट्स हो, उस भीड़ में ऐसा भी तो हो सकता है रोहिंग्यास घुसे हुए हो उस भीड़ में, क्योंकि नेपाल में भी हुआ ना ये ऐसा, नेपाल में भी हुआ है ऐसा कल। तो ये तो सरकार को देखना होगा, और ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो उसे पकड़ ले, उनके पास तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, प्रोएक्टिव रोल। उपाध्याय जी एक बार दीजिए ना, ये भीड़ इकट्ठी होने से पहले ही पकड़ ले। क्या रोहिंग्या थे वहां पर पहली बात बात जो पवन सर कह रहे हैं? 400 लोग भागते हुए कहां से आ रहे थे, ये भी तो देखना होगा ना, कि सरकार को ये नहीं दिखा कि वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्हें ये नहीं दिखा 300-400 लोग अचानक कहां से इकट्ठे हो गए, शोर मचाने लगे। तो ये सारी चीजें गलत हैं, तुरंत मानता हूं, और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी और प्रोएक्टिव होनी चाहिए थी, जब हमारे पास ऐसा इतिहास ऑलरेडी है। ठीक है उपाध्याय जी, क्या रोहिंग्या थे वहां पर? ये जिम्मेदारी घूम फिर के आप चाहे जितना राजनीतिक आरोप लगा लीजिए, मैं सुनता रहूंगा, पूरी बात सुनिए, सवाल सुन लीजिए उपाध्याय जी, सवाल सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी स्टेट की है, स्टेट की ही रहेगी। आप उससे बिल्कुल अलग नहीं हो सकते कि नहीं साहब ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है। उन्माद किसी ने फैलाया, पवन सर कह रहे हैं, जवाद भाई कह रहे हैं, सिकंदर साहब कह रहे हैं, राजू दास जी कह रहे हैं, कोई उन्माद फैला रहा है, उठाइए जेल में बंद कर दीजिए। लेकिन ये मत कहिए कि ये बीजेपी ने कराया, ये मत कहिए कि शरारती तत्व थे। ये जिम्मेदारी आपकी है कि शरारत रोकना आपको है। रजत जी, शरारत रोकना हमको है, हमारी सरकार है, एकदम सही बात है। लेकिन राम मंदिर के माने रामनवमी के दिन जुलूस को सही रास्ता, सही से देना ही हमारा काम है, जो ममता बनर्जी जी करना चाहा। लेकिन उन्होंने तो 1 महीना पहले प्लानिंग कर ली। उन्होंने लुक छिप के कौन रिवॉल्वर लेगा, कौन बंदूक लेगा, कौन पेट्रोल बम लेगा, मैंने पेट्रोल बम लेके चलेगा, और कायदा से उन्होंने ये किया एकदम प्लानिंग के तहत। इसमें तो मत नहीं है, हम खुद जुलूस निकाले। संत जी है, मैं इनका आदर करता हूँ, इनको नमस्कार करता हूँ। ये जो बोले ब्राह्मण हूँ विजय उपाध्याय, मैं महादेव हर हर महादेव का विरुद्ध में जाऊंगा। ममता बनर्जी हर हर महादेव के विरुद्ध में जाएगी। जो गंगा सागर मेला 50 लाख इस बार लोग आए थे, कितने सुंदर ढंग से मना कि देश केंद्र सरकार 1 पैसा नहीं देती है, तब भी ममता बनर्जी ने बनाया, कितने बढ़िया अच्छे। विजय जी एक मुख्यमंत्री ने ऐसा बात क्यों कहा कि मुस्लिम एरिया से जुलूस नहीं जाएगा? इस देश में नहीं, इस देश में क्या मुस्लिमों के लिए अलग कानून है क्या? कल मुख्यमंत्री जी ने ऐसे बात क्यों कहा था फिर? ममता बनर्जी मां काली भक्त है, क्या ये नहीं था? ये घटना का नहीं था, वो शक्ति की उपासक है। इस देश में कोई ऐसा कानून है क्या से जुलूस नहीं निकाल सकते? कल उन्होंने राम की पूजा की, आपको मालूम है, एरिया से नहीं उन्होंने निकाल कल राम की पूजा की। मुख्यमंत्री जी खुद ऐसे लेकिन बोले थे। राजनीतिक व्यवहार हम नहीं करते। हमारी पार्टी का नीति और संविधान धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ता है। सिकंदर जी जवाब। एक साल ये बोले थे कि नहीं बोले थे? आप इस चैनल के माध्यम से बताइए, कल मुख्यमंत्री जी ऐसे बात बोले थे कि नहीं बोले थे कि मुस्लिम एरिया से जुलूस नहीं निकालना चाहिए? ममता बनर्जी ने कहा, सुन लीजिए, ममता बनर्जी ने कहा कि प्रत्येक धर्म अपना धर्म का पालन करे, रामनवमी का जुलूस निकले, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन ये भी ख्याल रखे कि हमारे मुस्लिम भाइयों का भी एक तो पर्व चल रहा है, रमजान उपवास, वो लोग भी रमजान मनाते हैं, तो कहीं किसी इस तरह की घटना न घटाइएगा कि आपस में कोई इस तरह का जो घटना घटी हो। जुलूस मुस्लिम एरिया से नहीं निकालना चाहिए, ऐसे बोले कि नहीं बोले? नहीं, जुलूस तो निकला है, हम लोग निकाले जुलूस, रामनवमी का जुलूस हम निकाले। और ये कहना और उसके तुरंत बाद ये घटना घट जाना, ये तात्पर्य है। टीएमसी बीजेपी दोनों नेता गए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं पर्टिकुलरली जिस भावड़ा शिवपुर का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बीजेपी टीएमसी का तो एक साथ जुलूस तो नहीं निकला था, तो यही पे क्यों अटैक हुआ है? आगे बार भी झमेला हुआ था पिछली साल,
ममता बनर्जी ने इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है अपना धर्म पालन, सभी लोग अपना धर्म पालन करें, मेरा सहयोग रहेगा, मैं सहयोग करने को तैयार हूँ, कोई उत्तेजित काम मत कीजिएगा, सब अपना प्यार से प्रेम से धर्म मनाए। उनका एक ही आवेदन था, आप लोग चूज करके आवेदन के बावजूद भी तो रामनवमी का जुलूस में अटैक हुआ ना, ये गलत आवेदन के बावजूद भी तो रामनवमी का जुलूस में अटैक हुआ, ये उसका फेलियर नहीं है क्या? सुन लीजिए, वहाँ क्या हुआ, ये तो पुलिस इंक्वायरी का विषय है, 35 लोग अरेस्ट हुए हैं, इंक्वायरी चल रही है, उनके ऊपर एक्शन होगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है जवाद भाई, क्योंकि सारा आरोप जो है, आ रहा हूं उपाध्याय, जवाद भाई, सारा आरोप इस बात पर है कि शोभा यात्रा को जहां जहां रोकने की कोशिश की गई, उन्माद किया गया, वो मुस्लिम्स का इलाका था, मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी, आरोप आप पर। जवाद भाई जी देखिए क्या है, इस पस मंजर को मैं काफी वक्त से देख रहा, जब से 2 दिन हो गए इस चीज को होते हुए। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं रजत भाई, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा फेलियर है, उसमें शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर इस तरीके की कोई भी धार्मिक नारे लगाता है, उन्मादी नारे लगाता है, बंदूकें और तलवारें कोई लहरा रहा है, तो उसके ऊपर प्रशासनिक तौर पर, कानूनी तौर पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करिए, उस पर कोई कार्रवाई आपत्ति होती नहीं ना है। जवाद भाई, लेकिन मैं आपने कार्रवाई क्यों कर दी? जवाद भाई, कानून कार्रवाई करता, फुटेज होती, सब कुछ होता, आपको कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी कि आप पत्थरबाजी करने लग गए, आप आगजनी करने लग गए? आपको किसने कहा था कि कानून अपने हाथ में ले लीजिए? जवाद भाई, रजत भाई मेरी 30 सेकंड भी बात पूरी नहीं होती और बीच में सब इंटरप्ट कर देते हैं। कोई नहीं बोला, आप कंप्लीट करिए। अनइंटरप्टेड, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, प्लीज प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, इस पस मंजर के पीछे अगर जाके देखेंगे तो वही बजरंग दल के लोग, वही हिंदू सेना के लोग, वही ऐसे संगठन जिनका कहीं ना कहीं आरएसएस से ताल्लुक होगा, वही लोग निकलेंगे इसमें। आप जांच हो जाने दीजिए, देख लीजिएगा। और ये स्क्रिप्ट जो है ना, हर बार जो है वही पुरानी लिखी जाती है। दिल्ली के अंदर अभी परमिशन नहीं दी गई थी, जहांगीरपुरी के अंदर, फिर भी लोगों ने जिद करके जो है निकाली है यात्रा। कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर प्रशासन और शासन जिम्मेदारी नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी आप जोर जबरदस्ती कर लेंगे, तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई? और यहीं जंतर मंतर पे कितनी बार नारे लग गए, क्या कानूनी कार्रवाई हुई? पूछिए इनके मंत्रियों से, भारतीय जनता पार्टी के, क्या क्या बयानबाजी करी, कितनी। जवाद भाई इस बात को नहीं मान रहे, वो कह रहे साहब पहले परमिशन लीजिए तब शोभा यात्रा निकालिए। पहला सुनिए जरा ध्यान से साहब, देखिए यहीं से मामला गड़बड़ाता है जवाद भाई, और फिर कोई आदमी कुछ बोलता है, फिर आप कहते हैं साहब हम टारगेट पे हैं। वो कह रहे परमिशन नहीं तो शोभा यात्रा क्यों? मान लीजिए साहब परमिशन नहीं मिली तो यात्रा नहीं निकलेगी, पहला। दूसरा, आपकी मैं बात सुपर करता हूं कि उसमें अब जवाब भाई सुनिए ध्यान से, मैंने बोला नहीं था, मैं आपकी बात को हाइपोथेटिकली मान लेता हूं कि वहां पर कुछ अनसोशल, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। इसका मतलब यह हो गया साहब कि आप गाड़ियां जला देंगे, इसका मतलब यह हो गया कि आप पत्थरबाजी करने लगेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि आप शोभा यात्रा निकलने नहीं देंगे। पवन सर, अब रुक जाइए पवन सर, ऐसे लोगों के पवन सर अब ये कह रहे हैं कि साहब परमिशन नहीं है, ये बताएंगे रूट कौन सा होगा, तभी शोभा यात्रा निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी शोभा यात्रा। जी कहां का न्याय हुआ साहब? ये नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार परमिशन देती है, सब कुछ आपसे पूछेंगे साहब, सब कुछ आप तो कह रहे हैं बिल्कुल रिटर्न परमिशन आप ही दीजिए कि ये शोभा यात्रा किस जगह से निकले, उसमें कौन आए, कौन से नारे लगे, कौन सा रूट हो, सब कुछ आपसे पूछा जाए। हम तो आप मोहर और सील लेकर बैठ जाइए, कहिए साहब यहां से निकलेगी नहीं तो विरोध कर देंगे। पवन सर देखिए, मैं ये सुन रहा था और उपाध्याय सर को भी मैं सुन रहा था, जवाद साहब को भी मैं सुन रहा हूं। देखिए, सरकार के पास 144 है, 147 है, 149 ये तमाम धाराएं हैं और इन धाराओं के चलते वह पूरा कॉर्डन ऑफ कर सकती है जुलूस। क्यों नहीं किया? और कितनी लाचारी मतलब दिख रही है बातों में कि भाजपा आई और भाजपा के कुछ लोगों ने ऐसा करा दिया। क्या ऐसे लॉ एंड ऑर्डर चलता है? क्या हम उस समय का वेट करें जब तक कोई इंसिडेंट हो जाए?
तो ये ऐसा तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर देगी और करना भी नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर आप लोगों को मारेंगे और लोगों को फिर उसके बाद आप बुक करेंगे, और बुक भी कर रहे हैं, वो 307 में बुक कर रहे हैं। तो खैर वो एक अलग बात है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये भारत है, जागीरपुरी पर हिंदू होने चाहिए और उसके जवाब में एक बार कंप्लीट करने दिया हूँ होना चाहिए। ये सबका भारत है, सबका भारत है। सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है वो भी हमने देखी, कोई कुछ नहीं फैसलेगा, तमाशा देखा। ऐसे समझ में नहीं आएगा ना आपको, मुझको एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी चीज, परमिशन डिनाई हो जाए ये उससे ज्यादा शर्मनाक है। ऐसे में हमारे मुसलमान भाई बहनों को आना चाहिए कि नहीं जी परमिशन दो, और उसके बाद पुलिस वहां पर हो, हैवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, LIU का डिप्लॉयमेंट हो। और ये जो तलवारें लेकर के आ रहे हैं, बंदूकें लेकर के आ रहे हैं, धार्मिक उन्माद के नारे लगा रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे बाबा जी? आप कंट्रोल करेंगे? महेंद्र राजूदास जी, करिए ना। जवाब भाई कह रहे हैं पहले परमिशन लो, पहले रूट पूछो, क्या नारे लगाने हैं ये पूछो, उसके बाद शोभा यात्रा निकालो। हाँ राजूदास जी, 149 में बुक कीजिए, उन्हें इकट्ठा ही क्यों होने दे रहे हैं? इकट्ठा होने दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने जब्बार साहब चीफ मिनिस्टर नहीं है, आप उसको बना दीजिए चीफ मिनिस्टर, तो मैं आपको बता दूं सरकार कैसे चलती है। सुन लीजिए, सरकार निकलती है, मानिए ना, चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो। राजूदास जी बोलिए ना, निकलती सरकार है, गुजरात के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भी है, बंगाल के अंदर नहीं, तो बंगाल को प्रकार से कह रहे हैं पहले परमिशन लें। अब हिंदुस्तान में की यात्रा निकालने के लिए हमको परमिशन लेना पड़ेगा। कहाँ रजत भाई मोड़ दिया आपने बात को, परमिशन देंगे, आपने फिर दे दिया जवाब भाई परमिशन देंगे थोड़ी ना होगा, यात्रा निकालेंगे। गजब बात है, चीफ मिनिस्टर मैं हूँ, मुझे बना दीजिए, देख लीजिए अगर जरा सा आपको कहीं पर भी लगता है कि पत्ता हिल जाए, बनाइए चीफ मिनिस्टर, ठोक के कह रहा हूँ। हमको परमिशन लेना पड़ेगा, इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है, ये कहते हैं पहले परमिशन लीजिए तब जाके आप। भाई रामनवमी का जुलूस हिंदुस्तान में निकलेगा क्या? बांग्लादेश में निकलेगा क्या? पाकिस्तान में निकलेगा क्या? अफगानिस्तान में निकलेगा? नहीं, आप हिंदुस्तान में रहते हो, सारा सरकारी संपदा का लाभ आप लेते हो, सारी सुख उन्होंने चाबी भरी आपको मीडिया वाले ने, आप चालू हो गए। तुम्हारे जैसे आतंकवादी चाबी भर दी आपकी, खिलौने पट 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 बजने लगे। देश में हिंदू और मुसलमान करके पटपट नहीं कर रहे हैं, पटपट करके कूदेंगे और हिंदुस्तान से मार के भगाएंगे। एक मिनट रोक रहा हूँ, शायद TMC की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है क्योंकि हावड़ा में बवाल था। एक बार आपको सुनवाते हैं कि TMC की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही है, एक बार सुनिए। Number 2, exact number of participants. Number 3, route of rally, mentioning starting and ending points. And number 4, exact starting and finishing time of the rally. এই চারটে জিনিসের মধ্যে একটাও এরা জমা দেয়নি, একটাও জমা দেয়নি। আমি দুটো চিঠি আলাদা আলাদা আপনাদের রিলিজ করলাম, যে দুটো অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী দুজনকেই আলাদাভাবে পুলিশ কমিশনারের অফিস থেকে চিঠি লিখে পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে তাদেরকে কিছু তথ্য পরিসংখ্যান জমা দিতে বলা হয়, যার একটাও এরা করেনি। এবং উইদাউট পারমিশন, উইদাউট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভাল, উইদাউট ফলোয়িং দ্য হাইকোর্ট গাইডলাইন, উইদাউট ফলোয়িং দ্য নর্মস লেট ডাউন বাই দ্য পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, এরা প্রত্যেকটা জায়গায় যে মিছিল করেছে, মিটিং করেছে, প্রত্যেকটা বেআইনি। এবার আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? নিশ্চিন্তে থাকুন, সরকার ব্যবস্থা নেবে, এবং এই যে ব্যবস্থা হবে এটা দৃষ্টান্তমূলক হবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছে এবং আমরা অত্যন্ত আশাবাদী। লোকসভা ভোটে দাঁড়ানোর জন্য রিজাইন করেছেন, 15, 16, 17-তে 4 কোটি টাকা ঢুকেছে লিপস এন্ড বাউন্সে। লিপস এন্ড বাউন্সের ডাইরেক্টরদের নাম প্রকাশ করুন। 3টে প্রশ্নের উত্তর দেবেন। কালকে একটা দলের মুখপত্র বেরিয়েছেন 10টা প্লেনের টিকিট একসঙ্গে বিনয় মিশ্র, ওটা 24টা টিকিট হবে, সব কপি আমাদের কাছে আছে। এসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন, তারপরে বলে দেবো। আর উনি যার আলোয় আলোকিত, 11 সালের পরে আসা মাল তো, খেটে খুটে ঘাম ঝরিয়ে আমরা এনে দিয়েছিলাম ক্ষমতায়। উনি এসেছেন কবে? এই মালটা
2011-21 জুলাই ব্রিগেডে। উনি কার আলো, ওর তো একমাত্র পরিচয় হচ্ছে পিসির ভাইপো, সেকেন্ড কোনো পরিচয় নেই। উনার যিনি, যার আলোকে উনি আলোকিত, তার নাম মমতা ব্যানার্জি, যিনি মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে হেরেছিলেন 1996 সালে। সাউন্ডের সাথে কানেক্ট করো, ফুল स्क्रीन करो, साउंड से करो, फुल स्क्रीन करो। उन्होंने कहा सब कुछ पहले से फिक्स था, और यही बात टीएमसी और सरकार कह रही है कि पहले से सब कुछ फिक्स था। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, एक बार ये समझने की कोशिश करेंगे। सौरभ सिकंदर जी, अगर आप थोड़ा सा ट्रांसलेट कर पाते जो सौरभ कहा शुभेंदु जी ने। आवाज मिली सौरभ जी आपको? हाँ हाँ आ रहे आवाज। हाँ, अगर आपने सुना हो शुभेंदु अधिकारी जी को, क्या कह रहे थे वो? शुभेंदु अधिकारी जी दो चीज बोला गया। शुभेंदु अधिकारी जी एक तो बोला है कि लिप्स एंड बाउंड जो कंपनी था, जो सारे चिट फंड स्कैम का आधार था, उसका डायरेक्टर कौन था, पहले अभिषेक बनर्जी इसका जवाब देंगे। दूसरा क्या बोला उसने बोला कि कल एक साथ 20-20, 25-25 आदमी का एयर टिकट काटा गया था जो बाहर के स्टेट से बंगाल में आया था। ये लोग कौन थे, इसके डिटेल्स हमारे पास है, ये इसका जवाब देंगे। कहीं इनका लिंक तो ये जो लोग अटैक किया इनके साथ तो नहीं है। ठीक है। और तीसरी बात ये बोला है उसने कि अभिषेक बनर्जी तो 2011 के बाद टीएमसी में आए हैं, तो 2011 के बाद आके वो इतने बड़े बड़े बात करता है, तो एक्चुअली इसका जवाब ममता बनर्जी को देना है, ये शुभेंदु अधिकारी जी ने बोला। ठीक है, रुकिएगा। विजय उपाध्याय जी, अभिषेक बनर्जी का कुछ भाग इंग्लिश में था, मैं समझ पाया कि वो रूट पॉइंट्स के बारे में बोले थे, एक बार इलैबोरेट करिए, क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि चिट्ठी गया हमको जवाब कौन उसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया कि किस रूप से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कोई उत्तर नहीं दिया। ये बात अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अमित शाह जी, दिल्ली की पुलिस उनके अंडर में, लेकिन दिल्ली में राम नवमी के जुलूस को इजाजत नहीं दी अमित शाह जी ने निकालने की। अजय भाई, जो जवाहर भाई बोल रहे थे, आप हमारे स्वामी जी के पास बात को ले गए, अमित शाह जी उन्होंने खुद परमिशन नहीं दी दिल्ली में रामनवमी की जुलूस की। ये सच्चाई है कि नहीं, आप ये बताइए। हमने तो नहीं रोका, हमने कहा कैसे जाएंगे, शांति ढंग से जाइए, वो आगे बात ही नहीं की। ठीक है, हम अपने मन से जाएंगे। कौन सर, दो चीजें, एक राजनीतिक भाग है इस पूरी घटनाक्रम का, जहां जहां हुआ है, वो एक राजनीतिक विद्रोह भी है जो इतने दिन से चला आ रहा है। क्या वो राजनीतिक विद्रोह अब धर्म और आस्था के बीच में बिल्कुल खड़ा हो गया है और राजनीति उसी के इर्द गिर्द चल रही है? पहले थोड़ा सा अलग होता था, लेकिन अब जो पहले होता था कि राजनीति में धर्म चलता था, अब तो धर्म में ही राजनीति चल रही है। ये बहुत आ रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आ रहा हूं और पवन जी के पास। ये आगे के लिए एक, हम सबके लिए एक सबक भी है जो बात आपने कही है कि राजनीति अपना कार्य करती रहे, धर्म अपना कार्य करता रहे और प्रशासन अपना कार्य करता रहे। धर्म में कहीं कोई परेशानी होती है किसी भी जुलूस में, प्रोसेशन में, तो प्रशासन साथ दे और उसको मैनेज करने की कोशिश करे, चीजों को ठीक करने की कोशिश करे, प्रोएक्टिव रोल अपनाए। और ऐसे समय में सारे एडमिनिस्ट्रेशन, आज से बात नहीं कर रहा मैं, 30, 35, 40 साल पुरानी भी बात अगर सब लोगों को ध्यान होगी, तो तब भी जो मुहर्रम का वक्त हुआ करता था, ताजियों का वक्त हुआ करता था, रामनवमी का वक्त हुआ करता था, रामलीला का वक्त हुआ करता था, प्रशासन हमेशा प्रोएक्टिव रोल प्ले करता था। तो प्रशासन को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा इसमें, और अन्यथा धर्म में राजनीति आएगी। एक कदम तो आप लोग भी बढ़िए साहब, जो हिंदू मान्यताओं के धर्म है, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं साहब, कम से कम उसमें तो सहयोग करिए। ये तो पाक महीना चल रहा है, इसमें भी ये हुड़दंग हो तो कौन जिम्मेदारी लेगा? रजत भाई,
मैंने आपको पहले ही बताया, जिस घटना की निंदा मैंने आपको पहले ही शुरुआत में करी और बड़ी तकलीफ के साथ करी कि होता है तो बहुत तकलीफ। हमारी जो संस्कृति है वो साझी विरासत की है, गंगा जमनी तहजीब की है, लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म के आधार पर अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं। उनको पहचानने की जरूरत है, और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। वो कौन लोग हैं जो चाकू के ऊपर धार तेज करने की बातें करते हैं, वो कौन लोग हैं जो सार्वजनिक मन से जो है देश के गद्दारों। सौरभ सिकंदर जी, ये सीधा पूरा प्रहार आप ही के ऊपर कर रहे हैं बिना नाम लिए। कह रहे साहब आप लोग उकसा क्यों रहे? सौरभ जी नहीं, देखिए, जब से मैंने तो नाम ही नहीं लिया। माशाल्लाह, बहुत समझदार है। आपको इस बात में अवार्ड मिलना चाहिए कि आप समझ जाते हैं। अब आप कहेंगे केंद्र में मंत्री है, एक मिनट जवाब भाई, अब आप कहेंगे केंद्र में मंत्री है और जंतर मंतर पे है, तो ये तो फर्स्ट क्लास का बच्चा ही बता देगा कि देश में किसकी सरकार है और आप किसकी बात कर रहे हैं। इसमें अवार्ड मैं लूं या आप नहीं, तो आप तय कर लीजिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है सर। 1+1 2 ही होता है जवाब भाई, 1+1 3 नहीं होता। सौरभ जी तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। टाइम लूंगा, जस्ट एक मिनट। ये बंगाल में जब से ममता बनर्जी सीएम बने हैं, हर स्टेट में, हर पैदान में कॉम्प्रोमाइज हिंदुओं को करना पड़ता है। कभी दुर्गा पूजा बंद कर दिया जाता है, कभी छोटे बच्चों का सरस्वती पूजा बंद कर दिया जाता है, प्रतिवाद करने से पुलिस लाठी से मारता है, कभी शोभा यात्रा बंद कर दिया जाता है। तो एक ब्राह्मण लेडी के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि महिला है, वक्त की थोड़ी कमी है। देश का सवाल में आप सभी मेहमान आए, यही रोक रहा हूं डिबेट को सर। आज वक्त की थोड़ी कमी, बार बार कमांड मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। कोशिश ये थी कि समझे कि जो देश भर के अलग अलग इलाकों में रामनवमी के दिन जब शोभा यात्रा निकल रही थी, उत्पात क्यों हुआ। इसके दो जवाब। पहला, राज्य सरकारों को ऐसा करने से रोकना चाहिए था। दूसरा, जो राजनीतिज्ञ हैं उनको भी कोशिश यही करनी चाहिए कि एटलीस्ट राजनीति और धर्म थोड़ा अलग अलग चले। लेकिन 24 का चुनाव है, देखते जाइए क्या क्या होता है। देश का सवाल में आज के लिए